Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you +1 economics. चलिए आज हम अपना लेक्चर 3 यानी हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 का कुछ पार्ट किया था उसका मैं पहले ब्रीफ दूंगी, फिर हम चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ ब्रीफ लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था। पिछले कुछ लेक्चर्स में जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हमने उसके कुछ बेसिक टर्म्स किए हैं, साथ में हमने टीयू और एमयू समझा था। टीयू और एमयू क्या था? टीयू वाज टोटल यूटिलिटी एंड एमयू वाज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होती है सारी कमोडिटीज कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज वन एडिशनल यूनिट, जब कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिलती है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दैट मीन्स जब सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो सेकेंड कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिलती है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम इनके बीच की कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे थे। ठीक है, हम कुछ ये चीजें देख रहे थे कि इनके बीच में हमने ऑब्जर्व क्या किया, यानी इन दोनों का हमने एक ग्राफ बनाया था, एक टेबल बनाया था कि एमयू और टीयू के बीच में एक्चुअल में रिलेशन है क्या। ठीक है, तो हम किस नतीजे पे पहुंचे थे? As more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था जैसे कि हम कोई चीज बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं, तो एमयू क्या होगा? उससे हमारा एमयू डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, बार बार कोई चीज हम खाते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। जब एमयू डिक्रीज होता है तो टीयू उस टाइम पे हमारा इंक्रीजिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, दैट मीन्स एमयू जब डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव में है। ठीक है, यानी डिक्रीज होते हुए भी एमयू जब तक पॉजिटिव में है तब तक टीयू हमारा इंक्रीजिंग स्पीड पे रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जब एमयू हमारा 0 हो जाए, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ऑल्सो। जब एमयू हमारा 0 हो जाए तो टीयू उस टाइम पे हमारा मैक्स पर होता है, यानी मैक्सिमम होता है। ठीक है, दैट मीन्स जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाए तो उस टाइम पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। ठीक है, थर्ड हमने क्या इससे ऑब्जर्वेशन किया था? हमने थर्ड ये ऑब्जर्वेट किया था कि जब हमारी एमयू नेगेटिव होनी शुरू हो जाए तो हमारी टीयू क्या करती है? डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। ठीक है, एमयू व्हेन गेट्स नेगेटिव, टीयू गेट्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, marginal utility of the fifth unit is 0. In this situation total utility will be maximum. ठीक है, mu जब 0 था तो total utility क्या थी? हमारी maximum। ठीक है, marginal utility of the sixth unit is negative. As a result of it total utility of the sixth unit of commodity falls 20 to 80. In that means marginal utility जब negative हुई, ठीक है, जब हमारी marginal utility negative होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? हमारी डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। ठीक है, हम ये 3 नतीजों पर पहुंचे थे कि जब एमयू पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रही है तो टीयू हमारी इंक्रीज करती है। दूसरा, एमयू जब हमारी 0 है यानी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे है तो टीयू हमारी मैक्स पे होती है। थर्ड पॉइंट, एमयू जब नेगेटिव होती है तो टीयू डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। ठीक है, हमने ये कुछ ऑब्जर्व की थी चीजें, उसके बाद हमने इसका एक सम सॉल्व किया था इसी के रिलेटेड। सम वाज कि हमें टीयू दिया हुआ था, हमें एमयू निकालना था। हमने एमयू क्या निकाला था? कैसे फॉर्मूला बनाया था? एमयू निकालने का फॉर्मूला था फर्स्ट कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी और सेकंड कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी को आपस में माइनस करना। दैट मीन्स आपकी सेकंड कमोडिटी की जो टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमारी सेकंड कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी इज 28। ठीक है, और हमारी फर्स्ट कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी इज 15। जब हमने 28 में से यानी सेकंड कमोडिटी में से फर्स्ट कमोडिटी की माइनस की यूटिलिटी तो हमारे पास आंसर क्या है? 13।
तो 13 क्या हुआ, 13 विल बी आर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, सेकेंड कमोडिटी की यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी होती है उसमें से फर्स्ट कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी माइनस करने के बाद हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है। ठीक है, देन हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी का सम किया था। उसके बाद हमने एक सम किया था जिसमें हमें MU दिया हुआ था और हमें TU निकालना था। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, हमने देखा जब MU दिया हुआ होता है और TU निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, TU मीन्स टोटल और MU मीन्स वन एडिशनल यूनिट। ठीक है ना, तो क्या फॉर्मूला करते हैं, कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाली की हमारी क्या थी, फर्स्ट वाली की वॉज 16, ठीक है, और सेकंड वाली की वॉज 15। अभी हमें किसी ने बोला है सेकंड कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी निकाल के दो। फर्स्ट कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 16 बाय डिफॉल्ट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कमोडिटी है, जितनी मार्जिनल होगी उतनी ही टोटल होगी। ठीक है ना, तो जब हमने सेकंड कमोडिटी की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को सेकंड के मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ऐड कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, 16 और 15 को जब ऐड करोगे 31। व्हाट इज 31, 31 इज टोटल यूटिलिटी जो आपको मिली है फर्स्ट टू कमोडिटीज कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, क्या मतलब 31 कैसे आया, जब फर्स्ट कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी हमने ऐड की तो हमारे पास सेकंड कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी आ गई। ठीक है, ये हमने कुछ सम्स किए थे। आज इस लेक्चर में आगे चलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप हम यहाँ तक क्लियर होंगे यार कि मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी थी क्या। अब एक बहुत मेन कंसेप्ट आता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज दिस, अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने सम्स किया है, हमने हर सम्स में देखे हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हर टाइम पे डिक्रीज करती है। तो वो क्यों करती है, कैसे करती है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility is derived from every additional unit must decline। इसका क्या मतलब, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जब हम किसी कमोडिटी को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होती रहती है। क्योंकि आप बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ग्लास पिया, ठीक है, आपको बहुत गर्मी लगी, वही घर आके आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया। फर्स्ट ग्लास वाटर पीने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, आपने वो पिया, आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, यानी फर्स्ट ग्लास पीने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सेकंड ग्लास नहीं दे सकता, क्योंकि फर्स्ट ग्लास ने आपकी कुछ सेटिस्फैक्शन कुछ हद तक पूरी कर दी होती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड ग्लास जब आप कंज्यूम करोगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो कुछ हद तक हमारी उससे सेटिस्फैक्शन वहीं पे रुक जाती है, हमारी कुछ सेटिस्फैक्शन वहीं पे फुलफिल हो जाती है। ठीक है, यानी फर्स्ट कमोडिटी, एक मिनट, यानी फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, जैसे मैंने भी पानी पिया, अब पानी पीने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। ठीक है, अब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। सेकंड ग्लास पिया कि हाँ चलो प्यास तो लगी थी, पी ली, बट उससे 10 से आपकी सेटिस्फैक्शन हो गई 8। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ग्लास पीने से आपकी थोड़ी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो गई थी। सेकंड ग्लास पिया तो 8। ठीक है, थर्ड ग्लास पिया तो आपने कहा अच्छा अब और सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो गई है, तो आप और थर्ड ग्लास पियोगे तो वो और कम हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। ठीक है, और जब लास्ट क्लास पियोगे तो यू विल बी लाइक कि हाँ यार अब सेटिस्फैक्शन हो चुकी है पूरी, ठीक है थोड़ा सा और पी के देख ला। ठीक है, अब आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगी है, बट यू आर लाइक ठीक है अब थोड़ा पी लेता, तो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी आपकी 4। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, 10 से 8 पे गई, 8 से 6 एंड 6 से 4।
मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि हर नेक्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है। ठीक है, इंडीड इट इज वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है ये हर गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत नेचुरल है होना। ठीक है, आप भी बताओ, कोई गुड्स हो या कोई भी सर्विसेज हो, उसको जब हम कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे तो एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा, हमारी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाएगी और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले डिक्रीज हो रही होगी। जैसे कि हम एक ना एक एडिशनल यूनिट जैसे ही कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, दूसरी टर्म्स में इसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है कि हम ये मानते हैं, ये दिमाग में हमारे फंडामेंटली लॉ चल रहा है, ये नॉर्मली फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट्स है कि जब हम कोई कमोडिटी फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं, उससे जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कमोडिटी सेम टाइम पे सेकेंड टाइम कंज्यूम करने पे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। दिस इज व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ मीन जो हमारे साइकिक यानी हमारे ब्रेन्स में फिट है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है दैट यस वी हैव बीन सेटिस्फाइड, कुछ अमाउंट तक हम सेटिस्फाई हो चुके हैं। दिस इज व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ, यानी हमारे ब्रेन में हमारे साइकिक पावर है ये। ठीक है, जो कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद ये कहती है कि हाँ कि अब थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज करना। ठीक है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना। इसका क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि हर नेक्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कंजम्पशन ऑफ अ चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पे एक हमने लिया है कि सपोज हम कंजम्पशन कर रहे हैं चॉकलेट की। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आपने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी मिली 10। टोटल फर्स्ट कमोडिटी है, टोटल 10, तो मार्जिनल भी कितनी होगी 10। फर्स्ट कमोडिटी की टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, सेकेंड कमोडिटी जब हमने कंज्यूम की, हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 19, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वाज 9। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम कमोडिटी खाते गए, जैसे जैसे हम कमोडिटी इंक्रीज करते गए, यानी जैसे जैसे हम ज्यादा चीजें कंज्यूम करते रहे, हमारी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज करती गई, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो सारी की सारी डिक्रीज करती गई। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट चीज जब उसने फर्स्ट कमोडिटी फर्स्ट चॉकलेट खाई थी तो उसको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली थी, लेकिन वेयर एज जब उसने फिफ्थ चॉकलेट खाई तो उसे 6 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, यानी 4 यूटिल्स बीच में ऑलरेडी उसको सेटिस्फाई हो चुके थे। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने लग पड़ी जैसे कि वो एक्सेसिव कमोडिटी खाता गया। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अब 2 बेसिक अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में मोस्टली हर टर्म में अजम्पशंस मिलते हैं, वैसे कि इसमें भी कुछ अजम्पशंस है। क्या है? बेसिक अजम्पशंस ऑफ द लॉ आर एज अंडर, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम। इसका मतलब है सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ही मानी जाएगी। इस स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट मीन जो एग्जैक्ट है। हम ये कह सकते हैं वी नीड 1 कप ऑफ टी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ये वैलिड होता है क्या ना, क्या आप कह सकते हो आई नीड 1 स्पून ऑफ टी। ठीक है, दैट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है वैलिड चीज जिसमें मेजर की जा सकती है, जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि 1 कप ऑफ टी, 1 कप, ये हम बोल सकते हैं कि हमें 1 कप चाय चाहिए, लेकिन 1 स्पून चाय चाहिए, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है,
दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। इसीलिए इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक अजम्पशन होती है दैट वी ओनली गो विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी हम हर चीज मेजर करते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। ठीक है, consumption of the commodity is continuous, not that one unit of commodity is consumed now and the other tomorrow। इसका मतलब है कि कमोडिटी की कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आज एक चीज खाई, कल खाऊंगा, फिर बाकी परसों खाऊंगा। अगर ऐसे होगा तो ऐसे आप कभी भी अपनी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आज आपको प्यास लगी है, आज फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया है, उससे 10 यूटिल्स मिली है, कल भी तो उतनी गर्मी होगी, कल भी तो सेम ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो कल भी 10 यूटिल्स मिलेंगी। इट इज नॉट राइट। ठीक है, इसीलिए जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रूव करना होता है या शो करना होता है, उसकी सबसे मेन अजम्पशन होती है दैट वी आर कंज्यूमिंग द कमोडिटी एट अ कॉन्टिन्यूस पेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चीज को कंज्यूम करना है, ये नहीं आज आधी कर ली आधी कल कर ले, ये नहीं करना। एक ही दिन में कंटिन्यूसली चीज कंज्यूम करनी है ताकि आपकी उससे मार्जिनल यूटिलिटी निकले। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था कि एज हम चीजें कंज्यूम करते जाते हैं, एज कमोडिटी ज्यादा हम कंज्यूम करते जाएंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक है, इसके दो बेसिक असम्पशंस क्या थे? एक थे कि हम सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ ही काम करते हैं, दूसरा था कि हमारा जो कंजम्पशन का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? हमने वर्ड सुना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम इसके साथ चलेंगे। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? Consumer equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है एक कंज्यूमर की हैबिट या एक कंज्यूमर की चॉइस जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा है अपनी गिवन इनकम में। यानी अगर उसको फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज मिलते हैं, यानी एक कंज्यूमर है उसको 5000 रुपीज मिलते हैं, वो 5000 रुपीज में से 3000 का एक्सपेंडिचर करता है और उसमें से उसे हर टाइम पे 300 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, टोटली 300 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेता है अपनी गिवन इनकम में से और उसका आगे कोई मूड नहीं होता कि वो अपनी एक्सपेंडिचर को चेंज करे। ठीक है, जब वो अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं लाना चाहता, यानी एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज, और वो अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं लाना चाहता, उसी एक्सपेंडिचर में से उसी इनकम में से जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जब कोई कस्टमर या जब भी कोई कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में से उसी एक्सपेंडिचर में से, यानी एक्सपेंडिचर इंक्रीज मत करें, इनकम इंक्रीज मत करें, उसी में से जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम and market prices he plans his expenditure in such a manner that maximizes the total satisfaction। इसका वही मतलब, सेम मतलब, लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज में है। दैट मीन्स ये दूसरे टर्म्स में हमें दिया हुआ है, विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जब वो अपनी गिवन इनकम गिवन मार्केट प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर इस तरीके से करता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद है हमने इसका फर्स्ट चैप्टर में एक इसी से रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी विच इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या था? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस वाज जब हम अपने स्कार्स रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज नोन एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम यानी इनकम जो उसके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी गिवन है, फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं,
उसको जब इस तरीके से एलोकेट करता है कि उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज, जब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मोड पे है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस टाइम पे है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स जब वो गिवन रिसोर्सेज यानी गिवन मार्केट प्राइस, गिवन इनकम लेवल के साथ एक्सपेंडिचर करता है जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप क्लियर है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अजम्पशंस क्या होते हैं? अब इकोनॉमिक्स है, हर टॉपिक में अजम्पशंस है, इसमें भी है अजम्पशंस रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड अजम्पशंस है क्या? पहली, रैशनल कंज्यूमर। Consumer is assumed to be rational. A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. इसमें सबसे पहली assumption ये होती है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होगा। रैशनल का मतलब क्या है? कंज्यूमर का ये टेंडेंसी होगी, कंज्यूमर का ये थॉट होगा कि वो गिवन अपनी जितनी भी उसकी इनकम लेवल है उससे ऐसे एक्सपेंडिचर करे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे गेन हो। ठीक है, ये होता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल यानी वो कंज्यूमर जो अपनी गिवन इनकम के साथ ये सोचे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, देन इज कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या थी? यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 एटसेट्रा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि जितनी भी यूटिलिटी हम मेजर करेंगे वो हम किस में करेंगे? कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था कार्डिनल नंबर्स वाज गिवन बाय मार्शल। मार्शल ने बताया था कि कार्डिनल नंबर्स यानी जब हम नंबर्स में यूटिल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, थर्ड assumption is independent utility. It is assumed that the utility that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of the very commodity alone. ठीक है, it is not affected by the consumption of other goods. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में ये माना जाता है कि कंज्यूमर मानता है कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन आई है वो गिवन क्वांटिटी में से आई है, ना कि बाकी गुड्स साथ में कंज्यूम करने से। इसका मतलब अगर उसने कोई कमोडिटी ए बाय की है, ठीक है, उसने गुड ए बाय किया है, तो गुड ए में से जितनी सेटिस्फैक्शन आएगी, जितनी उससे सेटिस्फैक्शन मिली है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि उसने पूरी बास्केट में जितने गुड्स डाले हैं उन सबकी टोटल से। ठीक है, इसमें क्या अज्यूम किया जाता है? इसमें कंज्यूम किया जाता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी चलेगी, यानी अगर गुड ए आपने लिया है तो उसी की क्वांटिटी कितनी सेटिस्फैक्शन देती है यही लेके हम चलेंगे, ना कि आपकी पूरी बास्केट कितनी सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या अगला पॉइंट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका क्या मतलब? इट इज assume that money measures the marginal utility of a commodity. As such, its own marginal utility should remain constant as to serve an ideal measure. अब क्या है, इसमें माना जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी मनी की जो यूटिलिटी है, मनी से जो सेटिस्फैक्शन आएगी वो कांस्टेंट इसमें मान के चलते हैं। इसमें ये मान के चलते हैं कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी को लेके कांस्टेंट रहेगी, और ये मान के चलते हैं कि मनी की अपनी मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो कांस्टेंट रहेगी, जो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, ताकि हम उसको एक आइडियल मेजर की तरह उसको एक्सप्लेन कर सके, उसके साथ अपनी चीजों को कंपेयर कर सके। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट का मतलब है कि मनी इस तरीके से, मनी के खुद की मार्जिनल यूटिलिटी होती है कमोडिटी को मेजर करने की, और वो कांस्टेंट रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगी, मनी की पावर चेंज नहीं होगी, इसमें वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दीज आर आर 4 assumptions इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, विच इज रैशनल कंज्यूमर्स होने चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी में मेजर करना है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए कमोडिटीज की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर है? व्हाट आर assumptions? अब है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का हम एनालाइज करेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सब पढ़ लिया, ठीक है, अभी तक हमने सुन लिया, समझ लिया,
लेकिन अब मेन क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है विच इज हाउ मच ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाइज so that he maximizes satisfaction and attain a point of equilibrium। यानी क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, इस कमोडिटी से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इज किस कमोडिटी से, कितनी कमोडिटी से, कितनी कमोडिटी कंज्यूमर ले कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कितनी कमोडिटी ले कि मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाएगी उसकी। इसको डिस्कस करने के लिए हम दो अलग अलग सिचुएशंस लेके चलेंगे। दो अलग सिचुएशंस हम इसमें जो लेके चल रहे हैं विच इज व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, जब सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम की जाती है। इसमें क्या है मेन क्वेश्चन हमारा कि कौन सी कमोडिटी, कितनी कमोडिटी हम यूज करेंगे ताकि हमारी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, ताकि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच सके। इसके लिए दो चीजें हमें चाहिए होती है विच इज फर्स्ट वन इज व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम की जाए, यानी गुड ए फॉर एग्जाम्पल गुड ए है तो सिर्फ गुड ए ही कंज्यूम करेंगे। ठीक है, when two or more commodities are consumed, जब एक से ज्यादा, यानी आपके पास गुड ए भी है, बी भी है, सी भी है, जब आप एक से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करते हो उस टाइम पे किस कमोडिटी से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जब हमने एक कमोडिटी की बात करनी है, यानी हमें किस कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये दो अलग केसेस में डिफाइन होता है। पहला होता है जब एक ही कमोडिटी हमारे पास, और दूसरा होता है जब दो एक से ज्यादा कमोडिटीज है हमारे पास। ठीक है, पहली अजम्पशन लेके चलते हैं। पहली इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास सिर्फ एक कमोडिटी हो, यानी जब हमारे पास सिर्फ एक चीज है, एक ही गुड लेके हम चल रहे हैं, उस केस में क्या होगा, परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, यानी हम कोई चीज कैसे खरीदेंगे, कितनी खरीदेंगे, ये हमारे थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो थ्री फैक्टर्स क्या है, दैट थ्री फैक्टर्स आर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली हम बाजार से आते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राइस। अगर प्राइस हमारी पॉकेट फ्रेंडली हो तो वो हम जल्दी बाय कर लेते हैं, लेकिन अगर प्राइस पॉकेट फ्रेंडली नहीं है देन वी थिंक अबाउट इट, अगर वो नेसेसिटी लगती है देन वी बाय, और अगर नहीं देन वी डोंट बाय इट। ठीक है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर जब कोई चीज परचेज करने जाता है सबसे पहले चीज क्या देखता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कितने पैसे की है कमोडिटी, ये देखते हैं ना सबसे पहले। सेकंड हम क्या देखते हैं, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी उस कमोडिटी से, यानी कोई चीज लेने गए तो हम ये देखते हैं उससे हमें सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 5 रुपए वाला चिप्स का पैकेट ले लेते हैं और एक 20 वाला ले लेते हैं। क्या आप बाजार गए, वो आपने ₹5 वाला भी पैकेट देखा, 20 वाला, 5 वाला देखे और 20 वाले के हम सबसे पहले यही कंपेयर करते हैं। हमें नहीं पता, हम इकोनॉमिक्स रियल लाइफ में यूज करते हैं पर हम करते हैं, हम दोनों चिप्स के पैकेट को देख के यही सोचेंगे कि इन दोनों में से कौन से में ज्यादा है, कौन से में हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है ना, हम सबसे पहले ये कंपेयर करते हैं कि दोनों में से किस में हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, किस में हमें ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। वो हमें किस में मिलती है, बड़े पैकेट में। ठीक है, 20 वाले। यानी इस एग्जाम्पल से क्या पता लगता है कि हम मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी अपनी कमोडिटी की मेजर करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं उस कमोडिटी से हमें मार्जिनल या टोटल यूटिलिटी कितनी आने वाली है। ठीक है, उसी हिसाब से हम वो कमोडिटी को बाय करते हैं। ठीक है, पहला क्या था, प्राइस लेवल देखते हैं, दूसरा क्या था, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी देखते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन एंड द मेन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। अब हमने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी पहले भी वर्ड सुना है, अब भी सुन रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो होता है डिक्लाइनिंग पावर, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी मींस डिक्लाइनिंग पावर। तो मनी की डिक्लाइनिंग पावर कैसे होती है। ठीक है, दिस क्वेश्चन राइजेस, बट व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है मनी की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी, यानी 1 रुपए की कीमत कितनी है, उससे कितनी सेटिस्फैक्शन आती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, व्हाट इज वर्थ ऑफ रुपी। अब हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है,
मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। अब वर्थ ऑफ अ रुपी का क्या मतलब, ठीक है ना, कि वर्थ ऑफ रुपी होता क्या है? कंज्यूमर डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स दैट ही कैन बाय विद द रुपी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब किसी कंज्यूमर ने या एक कंज्यूमर इसको डिफाइन करता है कि स्टैंडर्ड बास्केट, स्टैंडर्ड बास्केट का मतलब होता है जब फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि इतने पैसों में यही चीजें आएंगी और इतनी ही क्वांटिटी की आएंगी, दैट इज स्टैंडर्ड बास्केट। यानी वो पूरी कंट्री, पूरे लोगों के लिए, यानी वो अमीर हो गरीब हो सबके लिए सेम है कि इतने रुपए में इतनी ही चीज आएगी, इतनी ही क्वांटिटी आएगी, दैट इज स्टैंडर्ड मार्केट। वो कहता है जब स्टैंडर्ड मार्केट, जब स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ अ गुड, जब किसी भी गुड की स्टैंडर्ड बास्केट रुपी की वैल्यू एक्सप्लेन करे, दैट इज नोन एज वर्थ ऑफ अ रुपी। यानी एक रुपए में, यानी एक किसी भी रुपी में कितनी स्टैंडर्ड बास्केट आ सकती है, स्टैंडर्ड बास्केट में क्या क्या आ सकता है, दैट इज नोन एज वर्थ ऑफ अ रुपी। यानी रुपये की कीमत, कि वो उस रुपए में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब भी कंफ्यूजन हो रही होगी, चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ अ रुपी कैन बाय, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 रुपी है, 1 रुपए में फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम ऑफ शुगर भी आती है, 500 ग्राम ऑफ राइस आती है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट आती है। अब इतना सब कुछ आज के टाइम पे आता है नहीं, अज्यूम करके चलते हैं कि 70s की बात हो रही, ठीक है। उसने उन्होंने कहा है कि 1 रुपी में 100 ग्राम ऑफ शुगर भी, शुगर आती है, 500 ग्राम ऑफ राइस आती है एंड 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट आती है। ये उन्होंने आपको दिया है स्टैंडर्ड बास्केट कि 1 रुपए में ये सब तो आएगा ही, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड बास्केट कि यही आएगा 1 रुपए में। एंड इफ टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दीज गुड्स इज 4 यूटिल्स, यानी इन चीजों को कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है, दैट इज 4 यूटिल्स, ठीक है। यानी उन्होंने कहा स्टैंडर्ड बास्केट में हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिफाइंड होती है। यानी स्टैंडर्ड बास्केट तो हमारी डिफाइंड है कि 1 रुपए में इतना ही आएगा, लेकिन उसमें यह भी डिफाइंड होता है कि अगर 1 रुपए में इतनी ही चीजें आएंगी तो 1 रुपए में इतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 4 यूटिल्स की ही टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। देन 4 इज टू बी टेकन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तब हम 4 को लेके चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब 1 रुपया खर्चने से सिर्फ 4 यूटिल्स की ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी 1 रुपया खर्चने से कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। दिस बिकम्स ए स्टैंडर्ड रेफरेंस, यानी ये उनका स्टैंडर्ड रेफरेंस बन जाता है। यानी 1 रुपए से जब इतना सब कुछ आ रहा है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है कि भाई अच्छा ठीक है, आगे तो पता नहीं, बस 1 रुपए में यही सब आएगा, हमें ये अच्छे से पता है, ठीक है ना। whenever he is buying any commodity, buying a unit of commodity X, ठीक है, for a rupee would mean the consumer expects 4 units of utility from the consumption of commodity X। इसका मतलब जब डिफाइंड है, जब भी एक्सप्लेन किया गया है कि 1 रुपए में यही चीजें आएंगी और उन चीजों से 4 यूटिल्स की ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर जब कुछ कोई भी चीज परचेज करने जाएगा तो वो अपने दिमाग में ये अजम्पशन लेके जाएगा कि वो जो भी चीज परचेज करेगा, फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी एक्स परचेज करता है, तो कमोडिटी एक्स परचेज करने से उसे 4 यूटिल्स की ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी उसे पता होता है कि 1 रुपए की अगर बात है तो 1 रुपए में अगर 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आती है तो वो कोई भी कमोडिटी ले 4 यूटिल्स की ही सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा उस टाइम पे। इसका क्या मतलब, थस MUM दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM is an economic symbol जो explain करता है, it is talking about the marginal utility of money, ठीक है। MUM which is marginal utility of money becomes a measuring rod for the rupee worth of satisfaction। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा MUM होता है यानी हमारी जो marginal utility of money होता है वो एक measuring rod बन जाता है। यानी वो हमारा एक ऐसा स्केल बन जाता है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि रुपी से कितनी सेटिस्फैक्शन आ रही है और कितनी आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या बनता है, एक मेजरिंग रॉड बन जाता है
जिससे रुपी की सेटिस्फैक्शन वर्थ का पता लगता है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स है, बिना अजम्पशन के तो चलेगी नहीं, इसमें भी अज्यूम किया जाता है। इसमें क्या अज्यूम करते हैं, इसमें अज्यूम करते हैं कि जो MUM है वो कांस्टेंट रहेगा, MUM हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी 1 रुपये अगर शुरू किया है, 1 रुपये से 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन आ रही है तो वो 4 ही रहेगी, वो 4 से 5 या 4 से 3 नहीं हो सकती। ठीक है, यानी हमारी MUM क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने काफी मेन हैवी टर्म्स पढ़ी हैं, आज हम इतना ही करेंगे, इतना समझेंगे पहले। ठीक है, आज हमने क्या क्या किया, आज हमने कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था हमारा, कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है। ठीक है, उसके साथ हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आज पढ़ा था। साथ में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ अजम्पशंस देखे आज। फिर हमने मार्जिन यूटिलिटी पढ़ी कंज्यूमर की, कि उसको मार्जिन यूटिलिटी कैसे मिलती है। सबसे मेन क्वेश्चन ये अराइज हुआ था हमारा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कंज्यूम करने से उसे मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी और कितनी मिलेगी, कितनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये हमने देखा कि ये 2 केसेस में होता है। एक होता है जब हम एक कमोडिटी कंज्यूम करें, दूसरा होता है जब हम एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करें। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि एक कमोडिटी से क्या फर्क पड़ता है, फिर एक से ज्यादा कमोडिटीज में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ लिया कि एक कमोडिटी खरीदने के लिए हम क्या क्या चीजों पे डिपेंड करते हैं। पहला आता है प्राइस, कि प्राइस क्या है कमोडिटी का। दूसरा, उस कमोडिटी की मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, और थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी MUM। MUM था क्या, MUM हमने पूरा समझा कि MUM वाज पावर ऑफ अ मनी, वर्थ ऑफ अ रुपी। ठीक है, ये था सारा MUM। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा कि MUM में भी एक अजम्पशन होती है, विच इज कि MUM हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ लगी। आई होप मैं क्लियर हूँ आज के टर्म में, आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर 3 आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।